नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ राधा कृष्ण की लिखी एक बहुत ही कॉमिक कहानी जिसका शीर्षक है प्रोफेसर भीम भंटा राव। श्रीयुत गोलमिर्च फोरनदास भट्टाचार्य आजकल बड़े आदमी गिने जाते हैं। पहले कॉलेज में हम लोग नित्य इनका नवीन नामकरण संस्कार करते थे, लेकिन अब उन्होंने खुद अपना एक विकटाकार नाम रख लिया है। तब से हम लोग भी अपने अपने काम धंधों में लग गए और इनका नामकरण बंद हो गया। अब वे भीम भंटा सिंह राव कुलकर्णी के नाम से अपना परिचय देते हैं और हम लोग भी उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। बाकी नामों को दिमाग के किसी अंडमान टापू में भेज दिया गया या बंगाल की खाड़ी में डुबा डाला गया। इससे यह न समझा जाए कि इनके माता पिता इनको जन्म देने के बाद इनका नाम रखना ही भूल गए थे। उन्होंने बहुत सोच विचार और तर्क वितर्क करके इनका नाम रखा था भामिनी भूषण भट्टाचार्य। मेरे ही मोहल्ले में रहते थे और मेरे सहपाठी थे। पढ़ने लिखने में, तिलंगी उड़ाने में उन्हें कमाल हासिल था, लेकिन एक बात जरूर थी कि पढ़ने की ओर ज्यादा झुकाव होने के कारण दोस्तों की चकल्लसबाजी की ओर इनका ध्यान कम जाता था। फलतः मिडिल क्लास में इनका नाम बुद्धू भट्टाचार्य रखा गया। मैट्रिक पहुंचते पहुंचते इनके कई और नाम रखे गए, जिनमें चापड़ चंद्रम एक मुख्य और प्रसिद्ध नाम था। मैट्रिक पास करके हम लोग कलकत्ता गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जगह नहीं मिली तो विद्यासागर कॉलेज में भर्ती हुए। वहां हॉस्टल में बंगालियों की एक जबरदस्त जमात थी जो रोज रोज इनका नवीन नाम रख रख कर नामों की याद करके, और ये भी उतना ही हंसते जितना इनके मित्र और सहपाठी लोग हंसा करते थे। हम लोग साथी थे। पढ़ाई लिखाई की नौका किसी किसी तरह बीए के पास घाट तक लगी और मैंने मोटी मोटी साइकोलॉजी और संस्कृत की पोथियों को प्रणाम करके सीधे घर का रास्ता लिया। फिर उसके बाद जैसा कि दस्तूर है, डिप्टी मजिस्ट्रेटी, आईपी, रजिस्ट्रार आदि की उम्मीदवारी करते करते अंत में 35 रुपए मासिक की किरानी गिरी की कुर्सी पर विश्राम ले लिया। भट्टाचार्य डिप्टी मजिस्ट्रेटी से लेकर सब रजिस्ट्रारी और बीईडी की उम्मीदवारी तक तो साथ था, लेकिन बाद में किधर फिरंट हो गया ये मुझे नहीं मालूम। एक दिन गर्मी के दिनों में अकस्मात आपके दर्शन हुए। कुछ दुबले पतले नजर आते थे। नाक जरा कुछ संगीन की तरह निकल आई थी और आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। मैंने पूछा, कोथाय भट्टाचार्य? भट्टाचार्य ने जवाब दिया, अब तो भाई लॉ ज्वाइन किया है, वकील होकर आऊंगा, केस टेस्ट होने से दिया करना, उनमें से फीस का आधा दस्तूर के मुताबिक जरूर दे दिया करूंगा। मैंने आश्वासन दिया कि पहले तुम वकील तो हो जाओ, पीछे केस टेस्ट देखा जाएगा। गुड़ के निकट जिस तरह चींटे बिना किसी निमंत्रण या आह्वान के अपने आप जमा हो जाते हैं, उसी तरह वकील के निकट मुवक्किल मक्खियों की भांति भिन भिनाने लगते हैं। भट्टाचार्य ने चश्मे को पोंछ कर कहा, है सो भाई गलत बात है, इस बात पर मैं तुमसे बहुत डिफर करके अलग चला जाता हूं। अब वकीलों के सतयुग के दिन नहीं रहे। दिन भर बहस करने के बाद भी चार आना खैरात की तरह मिलता है, सो भी अगर उधार में चला गया तो और मुश्किल। ठीक है, मैंने कहा, अरे बचपन से तुम एक से एक चुस्त बात कह दिया करते हो, तुम्हारी बात को आरा भी नहीं काट सकता, तो क्या विचार है मैं अभी से तुम्हारे लिए केस पकड़ने की कोशिश करता रहूं? भट्टाचार्य की बाँछें खिल गई। कुर्सी पर अकड़ कर बोले, हम लोग जीवन पर्यंत एक साथ रहे, सब कुछ किया एक साथ, एक ही साथ पढ़ा लिखा किया, घर भी हम लोग का पड़ोस में ही है। अब ये तुम्हारा घर है तो वो देखो मेरा घर है, ख्याल करो मैं यहीं से बैठा बैठा अपना घर देख सकता हूँ। हमारे समय पर तुम काम आओगे और तुम्हारे समय पर मैं भी यथाशक्ति काम आऊंगा। हाँ, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास जितने देहाती शहरी मुकदमेबाज आया करें, तुम सबसे यही कहा करना कि मेरा एक मित्र भट्टाचार्य कानून पढ़ रहा है, 1 साल के बाद वकील होकर आएगा तो हाकिमों के छक्के छुड़ा देगा, कैसा भी सड़ा हुआ केस हो वो उसे जरूर जीत लेगा, जरूर जीत लेगा। तुम ख्याल रखो, वो उसे जीते बिना हरगिज नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। कहते समय भट्टाचार्य के दांत आपस में किटकिटाने लगे, आंखें चढ़ गई, ललाट सिकुड़ गया और आवेश के साथ अपनी बात की समाप्ति के विराम स्वरूप उसने जो टेबल पर घूंसा मारा तो मेरा पेपर वेट साफ बित्ता भर ऊपर उछल गया। मैंने कहा, बेशक तुम जरूर मुकदमा जीतोगे। भट्टाचार्य प्रसन्न होकर बोला, इससे हमारा नहीं तुम्हारा भी क्या लाभ होगा, इसको समझ लो। बार बार एक ही बात कहने से आदमी का विचार कुछ दूसरा हो जाता है। मनुष्य सोचता है कि जिस आदमी की इतनी प्रशंसा हो रही है उसमें कुछ वास्तविक तथ्य भी है या नहीं है। तब आदमी मुकदमा लेकर मेरे पास आएगा और फिर जो आदमी इस मकड़ी के जाले में फंसा तो फंस गया।
ये कहकर उसने अपने भाव प्रदर्शन के द्वारा मकड़ी के जाले का एक मानसिक चित्र अंकित करके बतला दिया। बोला, इसमें जो घुस गया सो घुस गया, फिर तुम ही बोलो किधर से निकल सकता है। मैंने उसके विचित्र भाव प्रदर्शन को लक्ष्य करके कहा, यार अगर तुम सिनेमा में चले जाओ तो नाम कमा लो, सहगल की तरह नाम निकाल लोगे। भट्टाचार्य ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, अरे सहगल तो वैसा नाम ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता कानन और पहाड़ी सानियाल का नाम सिनेमा लाइन में बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं तुमसे अंतिम बार कह देता हूं, मेरे लिए केस जरूर देखना। मैंने यथाशक्ति तथा भक्ति का आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। जाते समय वे भी कह गए, आधा तुम्हारा आधा मेरा। बस यही हमारे भट्टाचार्य का अंतिम संक्षिप्त परिचय है। बाकी अगर उनमें कोई खास बात थी तो यही कि वे नस बहुत सूंघते थे और जरा भी नहीं चीखते थे। उसके 2-3 महीने के बाद मैंने भट्टाचार्य को उसके घर में घुसते हुए देखा। तबीयत हुई कि पुकार है, फिर कहा चलो जरा चलकर मिल ही लें। पुनः विचार आया कि अब नाश्ता पानी करके चलना ठीक होगा। थोड़ी देर बाद जलपान करके भट्टाचार्य के घर के समीप पहुंचा तो देख रहा हूं कि भट्टाचार्य का चेहरा कभी खिड़की से दिखलाई देता है और फिर गायब हो जाता है। क्षण भर में ही खिड़की पर दिखाई दिया और फिर गायब हो गया, पुनः दिखलाई दिया, फिर पुनः अंतर्धान। आखिर बात क्या है? देखा, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखें लाल लाल सुर्ख, और दिखलाई देता है फिर गायब हो जाता है। कैसा जादू है? मैंने घबरा कर किवाड़ खटखटाया। भीतर से उसने पूछा, कौन, क्या मांगता है? अरे मैंने लक्ष्य की आवाज भारी है, हाँफती हुई निकल रही है, क्या बात है? घपले में पड़े हुए मैंने कुर्सी खींच ली और बाहर ही बैठ गया। सहसा कुछ ही क्षणों में कमरे के अंदर धमाधम की आवाज आने लगी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरे के अंदर किसी के साथ उसकी उठापटक हो रही है। मैंने घबरा कर कई बार पूछा, लेकिन भीतर से हूं की आवाज के सिवा कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद कमरे की आपाधापी और उठापटक की आवाज विलुप्त हो गई। मैंने सोचा कि अब दरवाजा खुलेगा, लेकिन दूसरे ही क्षण मालूम हुआ कि कमरे के अंदर कोई उछल रहा है। कभी इस कोने में उछलता है, कभी उस कोने में, कभी अर्रधम अर्रधम किसी के गिरने की आवाज आती है। आखिर बात क्या है? भट्टाचार्य को हो क्या गया? अंदर वो नाच रहा है या 10-5 आदमियों से कुश्ती लड़ रहा है, कुछ पता नहीं लगता। इसी समय कमरे का दरवाजा खुला और दुबले पतले शरीर पर लंगोट कसे हुए भट्टाचार्य महोदय के दिव्य दर्शन हुए। नमस्कार करके कहा, मैंने तो समझा था कि कोई तुम्हें पटक पटक कर मार रहा है। भट्टाचार्य ने कहा, अरे मुझे कोई भला क्या पटकेगा, बल्कि मैं ही अभी 50 काल्पनिक पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ कर आया हूं। आओ अंदर आओ, बैठे। अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि कमरे का हुलिया ही बिल्कुल बदल गया है। जहां एक वृत्ताकार टेबल थी, वहां अब सिर्फ उसकी 2 टांगें ही पृथक पृथक विद्यमान थीं, जिनसे संभवतः मुकद्दर का काम लिया जाता था। चेस्ट एक्सपेंडर, डंबल, कई अनोखी चीजें मैंने उस कमरे में देखी। मुझे कभी स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि भट्टाचार्य को कभी भी व्यायाम से इस प्रकार की रुचि होगी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम अभी व्यायाम कर रहे थे। भट्टाचार्य कुर्सी पर बैठकर बोला, हाँ बस व्यायाम ही इन दिनों मेरा जीवन सर्वस्व हो गया है। मेरी स्पष्ट धारणा है कि व्यायाम से ही भारतवर्ष का उद्धार हो सकता है। मैं आखिर क्या कहता, उसी की हाँ में हाँ मिलाई। मैंने बोला, विचार तो बहुत उज्जवल है। वो धोती पहनने लगा, धोती बांध कर बोला, आज मैं महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी और राजेंद्र बाबू के पास पत्र लिखने वाला हूं। मेरा ख्याल है कि सत्याग्रह संग्राम में भी व्यायाम की सख्त जरूरत है। सत्याग्रह संग्राम वस्तुतः है क्या? उसमें यही है कि हमें मारो, लेकिन बदले में हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इसके लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए, मिजाज में धैर्य होना चाहिए। इसके लिए व्यायाम की कितनी सख्त जरूरत है, ये तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। मैंने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आजकल तुम कानून के लेक्चरों को व्यर्थ में ही छोड़ रहे हो। उसने कहा, कानून तो मैंने कतई छोड़ ही दिया, अब मैंने व्यायाम को अपनाया है। तुम देखते हो आजकल मैं 2 गुना हो गया हूं। बहुत संभव है कि 2-4 दिनों के अंदर ही मोटरें रोकने लगूंगा। तो तुम समझ गए होगे कि कानून पढ़ने से व्यायाम करना कहीं ज्यादा हितकर है। इसमें फायदा होगा ही। कानून पढ़ने से झक मारना पड़ता है। महीने में 30 रुपए निकल आए तो बहुत। आज मैं 2 गुना दिखाई देता हूं, कल 3 गुना दिखाई दूंगा, परसों 4 गुना हो जाऊं। मैंने गौर से उसे देखा, कोई तब्दीली नहीं मालूम होती थी, बिल्कुल वही का वही। मैंने अविश्वास पूर्वक कहा, भाई
जो कहो, लेकिन दोगुना तो मालूम नहीं होते हो। भट्टाचार्य चौंक कर बोला, है नहीं मालूम होता हूं? अवश्य मालूम होता हूं। मेरी मसल देखते हो? लो देख लो। ये कहते हुए वो विचित्र रूप से अकड़ गया, सांस फुला ली और भुजदंड मरोड़ कर पीठ की मसल दिखाने लगा। अगर शरीर में कहीं मांस हो तो मसल दिखाई भी दी जाए, लेकिन हड्डी की मसल तो आज तक किसी ने नहीं देखी है, मैं भी नहीं देख सका। मन ही मन मैंने सोचा कि शायद ये माइक्रोस्कोप से अपनी मसल देखा करता होगा। पीठ, पेट, छाती, भुजा आदि सभी प्रकार के मसलों का दर्शन कराने के बाद भट्टाचार्य ने पूछा, देख लिया? मैंने धीरे से कहा, खूब देख लिया। क्या शरीर है, गामा से आगे निकल जाओगे। भट्टाचार्य पुनः कुर्सी पर बैठ गया और निश्चिंत होकर बोला, अभी गामा की क्या बात, थोड़े दिन में देखना, मैं बंगाल के सुप्रसिद्ध पहलवान गोबर से भी हेल्थ में आगे बढ़ जाऊंगा। विचित्र विश्वास था। यदि मैं इसके विरुद्ध कुछ कहूं तो डर था कहीं बिगड़ न जाए, लेकिन बचपन की दोस्ती तकाजा कर रही थी कि मैं कुछ कहूं जरूर। मैंने कहा, भट्टाचार्य, तुमको अपने दिमाग में कहीं गड़बड़ तो नहीं मालूम होती है? भट्टाचार्य तेज होकर बोला, तुम समझते होगे कि मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। तुम्हारी तरह मैं किरानी होकर झक नहीं मारना चाहता। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि जिस दिन अपने को समतल भूमि पर खड़ा पाऊंगा उस दिन मैं समझूंगा कि मैं मर गया। तुम जानते हो, 30-32 की वकालत से मेरा पेट नहीं भर सकता। मुझे हमेशा 100 से ऊपर चाहिए, नहीं तो मैं समतल भूमि पर खड़ा हो जाऊंगा। बात विचित्र थी, मैं सुनता रहा लेकिन कुछ भी नहीं समझ सका। उसने जोर से कहा, मैंने सिगरेट, चाय और कानून, इन तीनों चीजों को छोड़ दिया है। ये मेरी अक्लमंदी की निशानी है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, किरानी होकर मेरा गुजर नहीं हो सकेगा। आज से मेरा नाम है भीम भंटाराव कुलकर्णी, व्यायाम विशारद, मुग्धरा विभूषित, डंबल डोई, त्रिदंडकारक। मैंने निश्चय किया कि अवश्य पागल हो गया है, और यदि अभी पूरा पागल नहीं हुआ है तो 2-4 दिनों के अंदर पागल खाने ले जाने लायक जरूर हो जाएगा। उसने पुनः कहा, मैंने अपना नाम बदल लिया है, हेल्थ भी बढ़ा ली है, अब मैं संसार में अवश्य ही कुछ कर सकूंगा। लेकिन जैसी उसकी हेल्थ थी, उससे मेरी हेल्थ ही कहीं अच्छी थी। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना का आनंद लेता हुआ मैं घर लौट आया। उसी दिन मैंने भीम भंटाराव की कहानी क्लब में सुनाई तो लोगों ने आश्चर्य से सुनी और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किरानीगिरी के वेतन से पेट भर तो जरूर जाता है, लेकिन जिन चीजों से पेट भरने की इच्छा रहती है उन चीजों के बदले किन्हीं दूसरी चीजों को ही पेट में ठूंसना पड़ता है। बीबी का कहना है कि मैंने तुमसे विवाह करके अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल बर्बाद कर दिया। न ईयररिंग, न नेकलेस और न हेलियोट्रैप की साड़ी। ठीक है, बिना अलंकारों की कविता भी जब अच्छी नहीं लगती तो अलंकार विहीना नारी कैसी लगेगी। श्रीमती जी के मुंह से यह भी सुना है कि 5-6 महीने के अंदर ही मेरे घर में निर्घोष वर्मा नामक कोई पुत्र या खद्योत कुमारी नाम की कोई पुत्री पैदा होने वाली है। अब कहीं दोनों जुड़वा अवतीर्ण हो गए तो और भी गजब होगा। फलतः किरानीगिरी से मुझे वितृष्णा होती है। दूर दूर तक आंखें पसारता हूं, लेकिन डर्बी के दौड़ने वाले घोड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता। कई बार लॉटरी के टिकट भी लिए, लेकिन मेरे टिकट ऐसे फिसड्डी निकले कि दौड़कर दौड़ने या न दौड़ने वाले घोड़ों तक भी नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही उनका अस्तित्व विलुप्त हो गया। उन्हीं दिनों मैंने सुना कि मेरे ऑफिस के नंद बाबू को इलस्ट्रेटेड वीकली की वर्ग पहेली की खाना पूरी करने के 300 रुपए मिले। मजा तो ये कि इन्होंने जो पूर्ति भेजी थी उनमें 3 गलतियां भी मौजूद थी। मैंने सोचा कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझसे 3 गलतियां तो कभी नहीं हो सकती। मैंने अपने जीवन भर में केवल एक गलती की है और वो गलती यही है कि मैंने स्मृति लोक में जन्म ले लिया। यही सब कुछ सोच विचार कर मैंने तय किया कि 3 गलतियां तो मुझसे कभी होंगी नहीं, बहुत होंगी तो एक गलती जो सदा होती आई है, और इसके लिए कम से कम 1000 रुपए पुरस्कार। वाकई ये इलस्ट्रेटेड वीकली ही है जो गलतियों के लिए भी पुरस्कार देता है, और नहीं तो हम सदा से यही सुनते आए हैं कि गलती करने पर दंड मिलता है। मैंने प्रण किया कि अब से बराबर वर्ग पहेली में भाग लेकर अपना भाग्य जगाऊंगा। अब भाग्य जगाने के सरीखे हाथ पांव रखकर तुमने अपनी व्यायाम प्रणाली निकाल डाली। अब भाग्य जगाने के लिए मैंने वर्ग पहेली देखनी शुरू की तो वहां एक विज्ञापन ही देख लिया। मैंने देखा विज्ञापन, और वो विज्ञापन देखने के बाद मुझसे स्थिर होकर बैठा नहीं गया। वो विज्ञापन भीम भंटाराव का था। मैंने तुरंत भीम भंटाराव के पास दौड़ लगाई।
आज 5-6 महीने के बाद देखा कि कमरे के डंबल वंबल गायब हो गए हैं और वहां एक बाकायदा ऑफिस बना है। प्रोफेसर भीम मंटाराव मौज से टाइप कर रहे थे। मैंने कहा, यार तुमने तो गजब कर डाला। प्रोफेसर साहब ने पीठ ठोकर कहा, गुड लक, मैं अभी तुम्हारे पास जाने वाला था। मुझे आज से, अभी से, इसी वक्त से 45 रुपए माहवारी पर एक ग्रेजुएट किराने की सख्त जरूरत है। काम ज्यादा नहीं है, 2 घंटे सुबह 3 घंटे रात को। मेरा विश्वास है कि तुम इस काम को कर सकोगे। मेरे यहाँ एक किरानी प्रोस्पेक्ट्स विभाग में काम करता है, लेकिन मैं तुम्हें प्राइवेट काम के लिए रखना चाहता हूँ, रहोगे? मैंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यथास्तु सोहम। भाई भीम मंटाराव, तुम्हारा जादू चल गया। जरूर चल गया। प्रोफेसर भीम ने कहा, अगर वकील होता तो मारा मारा फिरता। आज व्यायाम पद्धति के चलते मैं 300 रुपए मासिक कमा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि विलायत के पत्रों में विज्ञापन देते ही मेरी आमदनी चौगुनी हो जाएगी। यहाँ कोई थोड़ी देखने आता है कि प्रोफेसर भीम मंटाराव कैसे आदमी है। अरे जैसे जैसे मेरा ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे वेतन में भी तरक्की होती जाएगी। ये लो, अभी से काम करना शुरू कर दो। आओ इधर, टाइपराइटर संभाल लो। ये देखो, ये एक मिनिस्टर साहब की पर्दानशीन बीवी की चिट्ठी है। वो लिखती हैं कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, क्या करूँ? इन्हें जवाब में लिखो कि माय डियर सो एंड सो, आप अपने आंगन में एक 20 हाथ का खूंटा गाड़ कर रोज सुबह और शाम 20 दफे चढ़ा और उतरा करिए। खाने के लिए सुबह आध पाव छुहारा, आध सिर दूध, शाम को पापड़ और बिस्कुट। चलो हटाओ, अब दूसरी चिट्ठी दो। दूसरा पत्र एक मेम साहब का था। बेचारी ने कलप कर बड़ी कारुणिक भाषा में लिखा था कि मेरे गाल पिचक गए हैं और इसी अपराध के कारण मेरे पतिदेव मुझे तलाक देना चाहते हैं। यदि आपकी व्यायाम प्रणाली से मैं भी कुछ लाभ उठा सकी तो अपना अहोभाग्य समझूंगी, नहीं तो मैंने भी एक दूसरा पति तलाश कर लिया है, लेकिन वो अधिक गिफ्ट नहीं दे सकता। प्रोफेसर भीम मंटाराव कुलकर्णी ने जवाब भेजा, रोज 5 बार नाक को जितना मसल सको उतना मसला करो। बहुत अधिक मसलने पर सिर्फ 1 महीने के अंदर ही तुम्हारे गाल उभर आएंगे, बल्कि सेब की तरह लाल भी रहा करेंगे। एक विद्यार्थी ने लिखा था कि मैं पुलिस की सब इंस्पेक्टरी के लिए खड़ा होना चाहता हूं, लेकिन कद में सिर्फ 2 इंच कम हूं, कृपा करके मेरी लंबाई बढ़ा दीजिए। उसे जवाब दिया गया, आप किसी पेड़ की डाली से लटक जाइए, रोज कभी चमगादड़ की तरह लटकिए, कभी बंदर की तरह डाल पकड़कर झूलिए, शर्तिया लंबे हो जाइएगा। खाने के लिए मुर्गी का अंडा और दूध। और इस भांति प्रोफेसर साहब की नौकरी बुझाकर खुशी खुशी घर लौटा तो श्रीमती जी ने बताया कि 9वां महीना सिर पर सवार है, निर्घोष वर्मा या खद्योत कुमारी कभी भी आ सकती हैं। मैंने गर्वपूर्वक डट कर कहा, आने दो, परवाह नहीं है। चैनल आप सुन रहे थे किस्सा कहानी पर आवाज मंजीत ठाकुर की। अच्छा लगा हो, बढ़िया लग रहा हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों को जरूर सुनाएं। साफ सुथरा साहित्य आप तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश है, उसको आपकी मदद की दरकार है। नमस्कार।